Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again, welcome back to my channel Ravi Sumta Classes. आज हम एक सेमेस्टर 1 हमारे यहाँ सेमेस्टर 1 का चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो क्लास 12 में सीबीएसई में भी है, आईएससी में भी है और बाकी जगह में जहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सिस्टम चल रहा है। पार्ट 1 में चैप्टर पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इसमें से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन हर जगह में ही आता है। तो हम लोग जैसे कि 12 में तक पढ़ते थे, वहाँ तक हम लोग क्या पढ़ के आते थे? बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद एक चैप्टर होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, सबसे पहले माइंड में आप कर लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों अलग होता है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है कब टूटता है? जब किसी नया पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पुराना पार्टनर बिजनेस से चला जाता है, या चेंजेस इन रेशियो हो जाता है। इस तरह का केसेस में क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, ना कि फॉर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? फॉर्म का ही बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब होता है फॉर्म का ही एलिमिनेशन होना, फॉर्म का ही टर्मिनेशन होना, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म का बंद हो जाना। तो ये कब होता है, क्यों होता है? देखिए, हम कुछ कारण है लिख के रखे, लिखने से बहुत टाइम चला जाता है, वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाता है, इसलिए पहले हम लिख के रख दिए हैं। उसको हम डिस्कस करके समझा देंगे, इसके बाद इसका एंट्रीज लिख के दिखाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ लिखे व्हेन बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कम्स टू एंड और टर्मिनेटेड ड्यू टू सम रीजन सच कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो यदि कोई पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाए या किसी कारणवश उसको बंद कर दिया जाता है, फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को, पार्टनरशिप को नहीं, किसी कारण पार्टनरशिप फॉर्म को किसी कारणवश बंद कर दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसको डिसोल्यूशन का कई कारण है, इसको हम सेक्शन वाइज लिख दिए। पहले लिखे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 42, बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43, अंडर सेक्शन 43, अब बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 44। ये 5 भाग में हम इसको बांटे हुए हैं। एक एक भाग को हम समझाते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं ना। देखिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनर लोग आपसी समझौते के द्वारा सोचता है कि नहीं, आप बिजनेस को चलाना ठीक नहीं है, बंद करना चाहते हैं, तो अपनी आपसी समझौते के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन ऑल बट वन ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, जब सारे पार्टनर बिजनेस का सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, मानी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई ऐसा बिजनेस हो गया जो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता है, देश के कानून के अगेंस्ट में जाता है, या कानूनन गलत है, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 42, अंडर सेक्शन 42 में ये 4 इवेंट दिया हुआ है, इसमें से कोई इवेंट होने पर पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है। जैसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर का दिवालिया हो जाना, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाना, ऑन कम्प्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म, जैसे कोई विशेष उद्देश्य के लिए हम लोग फॉर्म का निर्माण किए थे, कि जैसे मानिए हम लोग 50 किलोमीटर रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे बनाने के लिए पार्टनरशिप तौर में। जिस दिन वो 50 किलोमीटर रोड पूरा हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच फॉर्म वाज फॉर्म, यदि किसी निश्चित समय के लिए गए थे कि 10 साल 15 साल हम पार्टनरशिप करेंगे, तो जिस दिन 10 साल या 15 साल पूरा होगा उस दिन पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। क्या बताएं, फिर समझ लीजिए। ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर का दिवालिया हो जाने पर, दिवालिया कब होता है? व्हेन लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। ठीक है, तो कोई पार्टनर अगर दिवालिया हो जाए तो हम लोग उस टाइम पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करेंगे। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच फॉर्म वाज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जिस उद्देश्य के लिए हम फॉर्म का निर्माण किए थे, जैसे कोई काम, विशेष काम पूरा करने के लिए, जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा। और ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मानी किसी निश्चित समय के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म किए थे, तो वो फॉर्म का पीरियड जिस दिन पूरा होगा पार्टनरशिप फॉर्म मेरा अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए, अंडर सेक्शन 43 नोटिस, बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, मानी पार्टनरशिप फॉर्म का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया, एंड इट इज एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस। यदि ऐसा है कि पार्टनरशिप फॉर्म का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, और ऐसा है कि कोई पार्टनर के चाहने पर पार्टनरशिप बंद हो सकता है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है। क्या बोले कि ये अगर दिया हुआ है, मैंने ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है पार्टनरशिप का, कब तक चलेगा नहीं चलेगा कुछ निश्चित नहीं है, और ये पार्टनर की इच्छा के ऊपर है कि वो नोटिस देगा पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकता है, तो कोई भी पार्टनर किसी भी समय नोटिस देगा पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। तो हम 4 कारण यहाँ से बताए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, compulsory dissolution on happening of an event by notice under section 43,
बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 44, ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर से कब बंद होता है? व्हेन पार्टनरशिप बिकम व्हेन अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, मानी कोई पार्टनर ल्यूनासी में चला गया, पागलपन में चला गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, उसकी एक्टिविटी से पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस हो रहा है, तो कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइल सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल, कोई पार्टनर मानी कोर्ट में फाइल करता है, केस फाइल करता है कि भाई हम परमानेंटली कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, मेरा ऐसा स्थिति नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को हम बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर अदर देन फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट दैट मे हार्म पार्टनरशिप, यदि किसी पार्टनर द्वारा कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया जाता है, गलत काम कर दिया जाता है जिससे पार्टनरशिप फॉर्म को नुकसान पहुंच रहा है, तो कोर्ट के माध्यम से पार्टनरशिप फॉर्म को बंद किया जा सकता है। व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द रीजन ऑफ रिजोल्यूशन, मानी किसी कारण से हम लोग अप्लाई करते हुए रिजोल्व करना चाहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को, और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि ना रीजन सही है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग बंद कर सकते हैं। तो मोटा मोटी एक चीज़ समझ लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने का एकदम स्टेप वाइज लिख दिए। कई कारण होता है, कोई पार्टनर का मृत्यु हो जाए तो पार्टनरशिप बंद हो सकता है, किसी पार्टनर का पागलपनी के कारण पार्टनरशिप बंद हो सकता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया गया, वो उद्देश्य पूरा होने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा। यदि पार्टनरशिप किसी निश्चित समय के लिए किया गया है तो वो समय पूरा होने पर पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। प्लस ऐसा है कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो अनलॉफुल है, जो देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, एनिमी कंट्रीज के साथ है, जो देश को नुकसान पहुंचाया, तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। तो इन सभी कारण से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाता है। अब बात होता है कि किसी चलता फिरता बिजनेस को बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है तो जैसे मानिए हम आपसे पैसा पाते हैं, हम छोड़ देंगे, ये गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन कोई अगर हमसे पैसा पाता है तो हमको छोड़ देगा, ऐसा तो गारंटी नहीं है। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है तो उसको बंद करने का एक वे होता है, किस तरह से उसको हम लोग बंद करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये आगे हम जब इसको मिटा के लिखेंगे उसमें हम समझाएंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसमें लोग देखेंगे कि क्या क्या अकाउंट इसमें बनाना पड़ता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या क्या अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। तो इसमें हम लोग 3 अकाउंट खोलते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन मतलब है वसूली हो गया। जैसे एडमिशन रिटर्न में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन खोलते हैं तो इसमें रियलाइजेशन होगा, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हो गया कैश और बैंक अकाउंट। इसे बैलेंस शीट नहीं खोलना होगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट उसी बिजनेस का होता है ना जो कंटिन्यू करेगा। जो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाए उसका बैलेंस शीट कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज में चले जाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखिए नंबर 1, व्हेन ऑल एसेट्स except cash and bank transfer to रियलाइजेशन अकाउंट, जब सारा संपत्ति कैश और बैंक छोड़कर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैश और बैंक को क्यों नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि रियलाइजेबल ऑलरेडी कैश है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। तो जिस एसेट को फार्म बेच सकता है उसी को हम लोग कहाँ करेंगे, या जिससे रिकवरी पैसा हो सकता है उस एसेट को हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to sundry assets account, being sundry assets transferred to realization account। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, यहाँ से इसको की तरह बांट दे रखें, वो सारा एंट्री आ जाए, नहीं आएगा तो फिर मिटाना पड़ेगा। तो सेकेंड, when all outside liability transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बिजनेस में लाइबिलिटी 2 तरह का होता है पार्टनरशिप में, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। इनसाइड क्या होता है, पार्टनर्स के द्वारा दिया गया जो भी चीज़ है वो इनसाइड है, या रिजर्व फंड वगैरह तो इनसाइड है। पार्टनर्स के अलावा कोई भी कुछ अगर बिजनेस को देता है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी। तो कुछ नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो, हम आप लोगों को सुविधा के लिए पढ़ाते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मॉर्टगेज लोन अकाउंट डेबिट,
बैंक लोन अकाउंट डेबिट, मानी वाइफ लोन दिया है, पार्टनर नहीं है तो वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड दिया तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, जितना भी आउटसाइड लाइबिलिटी मिलेगा, जितना हमको आप लोगों को जरूरत है तो हम लिख देते हैं प्रीपेड इनकम्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। थर्ड देखिए, फॉर एसेट्स रियलाइज्ड, जब एसेट को बेचेंगे तब क्या एंट्री लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, जब एसेट बिक जाएगा तब एंट्री लिखेंगे। नंबर 4, फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, जब आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री लिखेंगे, तब लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग आउटसाइड लाइबिलिटी पेड ऑफ। फिर हम लोग यहां जाएंगे, लिखेंगे फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, माने डिसोल्यूशन चल रहा है, सारा एसेट बिक रहा है, उस टाइम किसी पार्टनर को कोई एसेट पसंद आ गया और वो बोलते हैं इस एसेट को हम ले लेंगे, तो ले लेगा तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो उसको क्या होगा, कैपिटल से पैसा कट जाएगा। तो कैसे एंट्री लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर, जब कोई पार्टनर किसी संपत्ति को ले लेगा। ठीक है। नंबर 6 देखिए, फॉर लाइबिलिटीज डिस्चार्ज बाय पार्टनर, मानिए ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया कि एट ए टाइम पार्टनर फार्म के पास पैसा नहीं है तो कोई पार्टनर अपना पॉकेट से लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया। कोई आउटसाइडर पैसा पाता था, मानो हम लोग कोई पार्टनर एजेंट्स को पैसा दे दिया, तो पैसा दे दिया तो पार्टनर को क्या होगा, पैसा वापस मिलेगा ना, तो कैश नहीं मिलेगा, उसका कैपिटल में बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर, नंबर 7 में हम लोग जाएंगे, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। ये क्या होता है, जैसे मानिए मेरे पास कोई एक ऐसा एसेट था जो एकदम बर्बाद हो गया, हम लोग फेंक दिए उसको, उसका रिकॉर्ड बुक से खत्म हो गया। अब क्या हुआ, जब हम डिसोल्यूशन चालू किए, कबाड़ी आ गया, माने एक टेबल है एकदम खराब हो गया था, इसका कोई हिसाब मेरे पास नहीं है, हम लोग उठा के फेंक दिए थे साइड में। एक कबाड़ी आया, बोला कि टेबल हम ले जाएंगे, तो उस एसेट का रिकॉर्ड है मेरे पास नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे, तो इसको बोलता है अनरिकॉर्डेड एसेट। जब इस अनरिकॉर्डेड एसेट से पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being unrecorded assets realized। फिर हमारे लिखते हैं फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ये क्या होता है, देखिए कुछ कुछ लाइबिलिटी जो है अचानक उत्पन्न होता है जिसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता है। ये क्या होता है, जैसे मानिए हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं, काम चल रहा है, अचानक कोई एम्प्लॉय गिर गया, मान लीजिए ऐसे कोई एम्प्लॉय गिर गया, उसका पैक टूट गया,
तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा ना। तो ये तो हम लोग लिख के रख नहीं सकते कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय है गिर जाएगा, पैर टूट जाएगा, ऐसा कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं हो सकता बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो ये अचानक दायित्व को जब उत्पन्न होता है और उसका पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ, ये हो गया। फिर मैंने यहाँ लिखेंगे 9 में फॉर पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, जैसे फार्म बंद होता है उस समय बहुत सारा खर्चा होता है, चाहे वो लीगल एक्सपेंसेस हो, चाहे पेंडिंग स्टेशनरी का हो, पोस्टेज का हो, ट्रैवलिंग का हो, कुछ का भी खर्चा हो। तो सारे खर्चा को इकट्ठा में हम लोग 3 नाम से जानते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो जब इसका पेमेंट करेंगे तब क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। माने ऐसा लिखते हैं, फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। हो सकता है उस टाइम पैसा ना हो फार्म के पास, लेकिन जो खर्च हो रहा कोई पार्टनर अपना पॉकेट से कर देता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। इसका हम लोग क्या करेंगे, सारे एंट्री करने के बाद एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। जैसे उसमें रिवॉल्यूशन खोलते थे एडमिशन में, रिटर्न में, इसमें एक रियलाइजेशन खोलेंगे। या तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो जो भी होगा वो पार्टनर्स के बीच ही बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। जब रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया प्रॉफिट का। सिमिलरली लॉस हो सकता है, तो लॉस के लिए क्या एंट्री लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखते हैं हम लोग। चलिए अच्छा पहले मिटा लेते हैं उसके बाद। मैंने वाली लिखते फिर 12 नंबर फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसका मैंने प्रॉफिट के बाद अगर लॉस हो जाता है तब कैसे करेंगे, है ना। तब करेंगे हम लोग यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद मानिए फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। कभी कभी पार्टनर फार्म को क्या करता है, लोन देता है, इस लोन का भी पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हम लोग पहले ही पढ़े हैं, ऐसा लोन पार्टनर देता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग पार्टनर्स लोन पेड ऑफ। फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में। माने ऐसा है, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस है ना,
ठीक है। ये होता क्या है, जैसे हमारा पार्टनरशिप टूट रहा है तो उस टाइम देखा गया कि हम लोगों के पास कुछ पहले का रिजर्व का पैसा बचा हुआ है, कुछ प्रॉफिट और लॉस का पैसा बचा हुआ है प्रॉफिट का, तो वो पार्टनर्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि एडमिशन रिटर्न में करते थे तो सीधा लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो रहेगा इसमें से दोनों रहेगा, दोनों अलग अलग करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being profit and loss and reserve fund transferred to partners capital। सिमिलरली जैसे मैंने जैसे फंड बचा हुआ है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले कोई साल लॉस हुआ था जिसका पार्टनर लोग पेमेंट नहीं किया था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, for undistributed loss shown in balance sheet, at the time of dissolution। माने कोई लॉस पिछले कई साल से बचा हुआ है तो आज उसको क्या करना होगा, पार्टनर्स को खत्म करना होगा। तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका हम लोग नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे। कभी कभी बैलेंस शीट में दिखा दिया फॉर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसा दिया रहता है ना, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसा कुछ दिया हुआ है, सोन इन बैलेंस शीट, मैंने ऐसा है कुछ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइजमेंट suspense account, being preliminary expenses and advertisement suspense written off। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, फाइनली कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हो जाने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, खोल के देखेंगे कि पार्टनर्स को पैसा वापस मिलेगा कि पार्टनर्स को ला के देना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इफ partners are entitled to get return against their capital, यदि कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ पैसा मिलेगा तब क्या एंट्री करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। और लास्ट एंट्री हम लोग क्या सीखेंगे कि इफ पार्टनर्स आर लायबल टू ब्रिंग्स अमाउंट अगेंस्ट देयर कैपिटल, अगेंस्ट देयर कैपिटल ड्यूज। कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनरशिप टूट गया, इतना ज़्यादा लॉस वगैरह हो गया कि पार्टनर्स को पैसा वापस नहीं मिला, उल्टा ला के देना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हम सारा एंट्री आज लिख दिए। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, ये हो गया एंट्री। ये 17-18 एंट्री, हम 18 एंट्री करीब लिखिए, 17 एंट्री लिखे, नंबरिंग हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। तो ये हम लिख दिए। इसके बाद जब हम इस चैप्टर को चालू करेंगे तो डॉक्टर एस.एन. शुक्ला का बुक का क्वेश्चन बनाएंगे बीकॉम के लिए। और मेरा एक जो सेकंड चैनल है जो हम अभी तुरंत चालू किए, सेनगुप्ता अकाउंट्स एकेडमी, जिसमें हम 11-12 को बच्चों को अलग कर दिए क्योंकि इस मेन चैनल में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ा नहीं पाते थे हम। तो उस चैप्टर में उसमें भी रिजोल्यूशन हम जब डालेंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें हम DK गोयल का क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे। तो जो लोग 11-12 के बच्चों का है वो लोग उस
चैनल सब लोग देखिए, उसमें हम डीके गूगल का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और इसमें हम एस एम शुक्ला, एस के सिंह या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो बुक है, +2 का बुक नहीं, यूनिवर्सिटी का बुक को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और उसमें हम 11-12 का बुक को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहा है, आप लोगों को तो लग रहा है कि सर मेहनत करके पढ़ा है, तो जरूर से एक लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू है तो, और मेरे साथ बने रहिए।